गुड मॉर्निंग। स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 में अम्ल क्षार लवण वाले अध्याय से अम्ल का अध्ययन हमने कर लिया कि अम्ल क्या होते हैं। हमने पिछली कक्षा में अम्ल के बारे में पढ़ा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं ये यदि जलीय विलयन में डाला जाए तो जलीय विलयन में ये H+ आयन का त्याग करते हैं या H+ आयन देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। इस तरह से मैंने आपको अम्ल के बारे में बताया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है क्षार। वो है क्षार, बेस। क्षार या बेस। देखिए बच्चों, वे पदार्थ समझने का प्रयास करें। अभी आपने पढ़ा, पिछली कक्षा में आपने देखा कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति थी वो अंग्रेजी के एसिड से लैटिन भाषा का एसिड्स, लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई थी। और एसिड्स शब्द का जो तात्पर्य है या अर्थ जो होता है वो होता है स्वाद में खट्टे। स्वाद में खट्टे यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये हमने बताया आपको पिछली कक्षा में। उसके बाद मैंने बताया कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन का त्याग करते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन का त्याग करते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्षार यानी कि बेस। मैंने ध्यान दें आप, यहां जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं और यदि लिटमस पेपर किसी क्षार के संपर्क में आता है तो ये उसे नीला कर देते हैं। यानी ये लाल लिटमस पत्र को, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं या कर देते हैं। और यदि किसी क्षार को जल में डाल दिया जाए या जलीय विलयन में डाला जाए तो ये जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं और जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर ये OH- आयन जिसे हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं का त्याग करते हैं। ये जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन इन OH- आयन देते हैं। ये क्षारों के बारे में है आपके। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये जलीय विलयन में अपघटित होते हैं और अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिखें, जैसे NaOH है, KOH है, NH4OH है, ETC। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ये क्षार हैं, ये जलीय विलयन में, यदि इन्हें जलीय विलयन में डाला जाए, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो NaOH, यदि मैं इसे जलीय विलयन में डालता हूं तो ये Na प्लस OH माइनस का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग होता है, अतः यह एक क्षार होगा। क्या होगा? एक क्षार होता है। उन्हें आप ध्यान दें, आपने अम्लों के बारे में पढ़ा नेक्स्ट पिछली क्लास में। आज हम आपको बता रहे हैं बेस के बारे में। बेस और क्षार दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, सॉरी अम्ल और क्षार। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, आपने पढ़ा। अम्लों के बारे में वो स्वाद में खट्टे होते थे। अम्लों के बारे में आपने देखा कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे थे, और क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। यानी कि जब कोई क्षार लाल लिटमस पेपर के संपर्क में आएगा तो यह उसका कलर चेंज कर देगा और उसे नीला कर देता है। ये उसकी पहचान है कि वो क्षार है। यदि लाल लिटमस पेपर क्षार के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है तो क्षार की पहचान होती है, क्षार की पुष्टि होती है। यदि जलीय विलयन में हम किसी क्षार को डालें तो वह जलीय विलयन में अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन का त्याग करता है। ये इसके उदाहरण है। यहां तक आप इसे उतारें। सभी बच्चे इसे यहां तक नोट कर लें क्षार के बारे में। क्षार क्या है? उतार लीजिएगा, ये तीनों चारों पॉइंट उतार लें आप इसमें। उतार लीजिएगा। ये उतार लीजिएगा आप। ये तीनों पॉइंट जो हैं आपको उतारने हैं। अब क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को या लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जलीय विलयन में ये अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। इनके ये उदाहरण हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, और NH4OH जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इन ये नामों से जाने जाते हैं जो क्षार के रूप में हैं। हम एक क्षार का उदाहरण ले रहे हैं जिसे आप जलीय विलयन में डाल रहे हो। ये AQ लिखा हुआ है, AQ है, जलीय विलयन को प्रदर्शित करेगा। Na प्लस OH माइनस के रूप में ये OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग कर रहा है, इसलिए ये है ये क्षार होगा। ठीक है बच्चों, आपने ये उतार लिया होगा। के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है सूचक। सूचक या अम्ल क्षार सूचक, हेडिंग डालेंगे आप अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक। इसे कभी कभी सीधे सूचक भी कह देते हैं। अम्ल क्षार सूचक या सूचक। देखिए बच्चों, प्रकृति में या मानव निर्मित भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संपर्क में आने पर या तो वो अपना रंग बदलकर या अपनी गंध बदलकर, ऐसे पदार्थ जो रंग में परिवर्तन करके या अपनी गंध बदलकर, अपनी खुशबू, अपनी बदबू आदि में परिवर्तन करके अपने अम्ल या क्षार होने को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी डायरेक्ट हम सूचक भी कह देते हैं। उन्हें समझें। प्रकृति के अंतर्गत या मानव निर्मित ऐसे ही ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो रंग में परिवर्तन करके अपने स्वयं के रंग को बदलकर, जब कोई पदार्थ के संपर्क में आता है
अम्ल के संपर्क में आए या क्षार के संपर्क में आए, तो या तो वो अपना रंग बदल लेंगे, और रंग नहीं बदलेंगे तो या अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, खुशबू या बदबू। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन करके अम्ल होने की या क्षार होने की पुष्टि करते हैं, या अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थ अम्ल क्षार सूचक या सूचक कहलाते हैं। अब आप ध्यान दें, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक ये ऐसे सूचक होते हैं जो केवल प्रकृति में प्राप्त हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति में उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ जो रंग में परिवर्तन करके, प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ या प्रकृति में उपलब्ध ऐसे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर अम्ल या क्षार होने को की उपस्थिति को दर्शाते हैं, अम्ल या क्षार होने की उपस्थिति दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक में आएगा जैसे हल्दी, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी है, पिटोनिया है, हाइड्रेंजिया है, हाइड्रेंजिया है आदि। ये प्राकृतिक सूचक होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। आप सब जानते हैं हल्दी के बारे में। हमारे सफेद शर्ट पर हल्दी का कोई निशान लग जाए तो हल्दी का वह निशान पीले रंग में होता है तो अम्ल होता है, पीले रंग का तो होता है तो कैसा होता है? अम्ल होता है। लेकिन जब वो किसी क्षार के संपर्क में आता है तो वो लाल, पीला जो कलर है वो लाल कलर में हो जाता है। अपना रंग बदलकर ये प्रदर्शित करते हैं कि वो क्षार होते हैं। जब आप सब जानते हैं, आपने अनुभव किया होगा, महसूस भी किया होगा, सफेद शर्ट पर हल्दी का निशान जब लग जाता है तो उसे जब साबुन के साथ धोया जाता है तो साबुन चूंकि एक क्षारक है, साबुन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, से निर्मित होता है। तो जब साबुन के संपर्क में आपकी शर्ट आती है और शर्ट पर हल्दी का वो धब्बा जो निशान है जब वो आता है तो उस निशान का रंग पीले से लाल हो जाता है, जो इस परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण है। पुनः ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूं? अम्ल क्षार सूचक या सूचक, ओनली सूचक भी कहते हैं इन्हें। ये वे पदार्थ होते हैं जो रंग बदलकर या गंध बदलकर अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करेंगे, या तो अम्ल होने की पुष्टि दिखाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि हल्दी का कलर जब हमारी सफेद शर्ट पर लगा तो सफेद शर्ट पीले कलर में हो जाती है, वो उसका अम्लीय प्रभाव होता है, अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब उसे साबुन के साथ धोया जाता है तो आप सबने महसूस किया होगा कि क्योंकि साबुन में क्षार NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से निर्मित होता है साबुन, तो आपका जो सफेद जो शर्ट पर हल्दी का निशान था अब वो लाल कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में बदल जाता है। ये क्षारता को प्रदर्शित करता है। इसने अब यहां पर रंग को बदलकर अम्ल और क्षार होने की, यानी कि अब यहां क्षार होने की पुष्टि कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये क्षार है। ऐसे ही आप के दूसरे नंबर के जो सूचक होते हैं वो होते हैं कृत्रिम सूचक। कौन से सूचक होते हैं? कृत्रिम सूचक। इन कृत्रिम सूचकों को संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक ये मानव निर्मित या प्रयोगशाला में निर्मित ऐसे पदार्थ होते हैं या प्रयोगशाला में तैयार की गए वे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग बदलकर, प्रयोगशाला में निर्मित ऐसे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर अम्ल अथवा क्षार होने की उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। मानव निर्मित या प्रयोगशाला में तैयार किए गए वे पदार्थ, मानव निर्मित या प्रयोगशाला में तैयार किए गए वे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर
अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, या अम्ल एवं क्षार होने को, अम्ल या क्षार होने को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं या उपस्थिति को बताते हैं, उन्हें कहते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। देखिए, कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आते हैं आपके फिनोप्सिलिन, फिनोप्सिलिन और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, ये दो कृत्रिम सूचक होते हैं जो अपना रंग परिवर्तित करके, ये मानव निर्मित या प्रयोगशाला में निर्मित ऐसे पदार्थ हैं जो अपना रंग परिवर्तित करेंगे और रंग बदलकर अपने अम्ल या क्षार होने की पुष्टि करते हैं, अपने अम्ल या क्षार होने को प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा आप। जब फिनोप्सिलिन उदासीन होता है, फिनोप्सिलिन कैसा होता है? उदासीन होता है। हम केवल फिनोप्सिलिन की बात कर रहे हैं पहले। उदासीन होता है तो इसका कोई कलर नहीं होता, उदासीन अवस्था में यह रंगहीन होता है। उदासीन अवस्था में फिनोप्सिलिन कैसा होता है? रंगहीन होता है। उदासीन अवस्था में जो है फिनोप्सिलिन रंगहीन होगा। जब इसको किसी अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा, किसके संपर्क में लाया जाएगा? अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो इसका कोई कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब फिनोप्सिलिन को किसी अम्ल के साथ या अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो अम्ल के संपर्क में लाने पर भी इसका रंग चेंज नहीं होता, अर्थात ये रंगहीन ही होगा। कैसा होगा? रंगहीन ही होगा। उदासीन अवस्था में भी फिनोप्सिलिन रंगहीन होता है और जब ये अम्ल के संपर्क में आता है तब भी ये रंगहीन होता है। इसमें कोई रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेज नहीं होता है। इसलिए उदासीन अवस्था में और अम्लीय अवस्था में कोई प्रभाव नजर नहीं आता। लेकिन जब ये क्षार के संपर्क में आता है, जब फिनोप्सिलिन किसके संपर्क में आएगा? क्षार के संपर्क में आएगा तो इसका कलर गुलाबी हो जाता है, जो क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। यदि किसी पदार्थ के संपर्क में आने पर फिनोप्सिलिन गुलाबी कलर में यानी गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है तो यह उसकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। तो यह उसकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो पढ़ रहे हैं यह अम्ल क्षार सूचक है। हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ये प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी कि प्रकृति में उपलब्ध सूचक हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण, लाइव उदाहरण लिया हल्दी का। हल्दी हमारे अक्सर देखते हैं हम कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो सब्जी में हल्दी डाली जाती है, तो सब्जी का कोई धब्बा जब हमारी सफेद शर्ट पे लग जाता है तो वह थोड़ा पीले कलर में हो जाता है, यह उसकी अम्लता को प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब उसे साफ करने के लिए हम साबुन लगाते हैं, पानी में भिगोकर जब उसे साबुन लगाते हैं तो उसका कलर चेंज होकर लाल हो जाता है। तो यह रंग परिवर्तन करके अम्ल से क्षार होने की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा? अच्छा, ये तो हो गए प्राकृतिक सूचक। जो दूसरे सूचक होते हैं वो कहलाते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचकों को संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, अर्थात ये निर्मित सूचक होते हैं। इन्हें मानव द्वारा या प्रयोगशाला में निर्मित सूचक होते हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में आसानी से तैयार किया जाता है। तो प्रयोगशाला में तैयार किए गए, उन्हें समझें और ध्यान दें आप, प्रयोगशाला में तैयार किए गए वे सूचक या वे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर क्या करते हो? अम्ल या क्षार होने को प्रदर्शित करते हैं या अम्ल या क्षार होने की उपस्थिति दर्शाते हैं, वो कहलाते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। ये आपके 2 हैं, फिनोप्सिलिन और मेथिल ऑरेंज। मैंने अभी बताया कि जो फिनोप्सिलिन होता है फिनोप्सिलिन उदासीन अवस्था में, यानी कि ना तो जब अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा, तो वो रंगहीन होता है। जब वो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो कौन से कलर में होगा? रंगहीन, अर्थात उसका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन जब किसी अम्ल के संपर्क में आएगा तो फिनोप्सिलिन के कलर में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात वह रंगहीन ही होगा। कैसा होगा? रंगहीन ही होगा। लेकिन यदि क्षार के संपर्क में आता है, फिनोप्सिलिन क्षार के संपर्क में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। फिनोप्सिलिन के कलर में आया यह रंग में परिवर्तन उसकी क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। इसको प्रदर्शित करेगा बेटा,
उसकी क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो ये फिनोल्फ्थलीन जो एक संश्लेषित या एक कृत्रिम सूचक है उसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद इसमें मेथिल ऑरेंज, मेथिल जो ऑरेंज होता है उसके बारे में देखिएगा आप। मेथिल ऑरेंज, ये रहा मेथिल ऑरेंज, वही 3 अवस्था, उदासीन अवस्था, अम्लीय प्रकृति और उसकी क्षारीय प्रकृति। मेथिल ऑरेंज जब उदासीन अवस्था में होता है तो नारंगी रंग में होता है बेटा। कैसे रंग का होता है? नारंगी रंग का होगा, ऑरेंज कलर में पाया जाता है। मेथिल ऑरेंज उदासीन कलर में जब होता है, उदासीन जो अवस्था होती है मेथिल ऑरेंज की तो वो नारंगी होती है। नारंगी रंग में होगा उदासीन अवस्था में। लेकिन यदि किसी अम्ल के संपर्क में आता है, लेकिन जब मेथिल ऑरेंज किसी अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग बदलकर ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नारंगी रंग से किस में बदल गया? लाल रंग में, यानी रेड कलर में बदल जाता है। कौन? मेथिल ऑरेंज। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आएगा तो इसका कलर येलो यानी कि पीला रंग हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा? येलो रंग, पीला रंग हो जाता है। कब? जब किसी क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आएगा। कौन? मेथिल ऑरेंज जो कृत्रिम सूचक है, जो एक संश्लेषित सूचक है। उन्हें देखिएगा आप, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक ये कौन से होते हैं? जो प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में तैयार किए गए ऐसे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ये आपके दो हो गए, फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि फिनोल्फ्थलीन उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था का मतलब होता है जब वह पदार्थ ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वह अवस्था उसकी उदासीन अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में उसका कोई कलर नहीं होता, वो रंगहीन होता है। लेकिन जब वह अम्ल के संपर्क में आएगा तो फिनोल्फ्थलीन के कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह रंगहीन ही होता है। लेकिन यदि क्षार के संपर्क में फिनोल्फ्थलीन आ जाता है तो उसका कलर परिवर्तित हो जाएगा और रंगहीन से वह गुलाबी हो जाता है। गुलाबी कलर फिनोल्फ्थलीन की क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। वो संपर्क में आने वाले पदार्थ की प्रकृति को बताता है कि वह क्षारीय पदार्थ है। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज, कौन सा? मेथिल ऑरेंज, ये दूसरा सूचक है, अम्ल क्षार सूचक हो गया। अब ये उदासीन अवस्था में होता है। उदासीन का मतलब जब ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो उस अवस्था में इसका कलर नारंगी रंग होता है, ऑरेंज कलर में होता है। जब किसी अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, यानी कि लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। लाल कलर मेथिल ऑरेंज का, यानी नारंगी यानी ऑरेंज कलर अगर रेड कलर में परिवर्तित हो गया तो बच्चों किसको प्रदर्शित करेगा? अम्लीय प्रकृति को। किसको प्रदर्शित करेगा? उसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि नारंगी रंग यानी उसका ऑरेंज रंग यदि पीला हो गया तो वो उसकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। उसकी कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करेगा? क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? तो पहले आप, और तीसरे प्रकार का जो सूचक होता है वो होता है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक यहां अभी आपने पढ़ा प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक में आपने पढ़ा कि प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और अपना रंग बदलकर अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं। ठीक है। कृत्रिम सूचक में आपने पढ़ा कि ये प्रयोगशाला में निर्मित सूचक होते हैं जो रंग बदलकर क्या करते हैं? अम्ल और क्षार होने की उपस्थिति दर्शाते हैं। गंधीय सूचकों में ये वे पदार्थ होते हैं जो गंध परिवर्तित करके अपनी गंध परिवर्तित करते हैं, यानी बदल देते हैं। रंग परिवर्तन करके अम्ल या क्षार होने को प्रदर्शित करते हैं, अम्ल या क्षार होने की उपस्थिति बताते हैं। उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है। तो आप पहले हेडिंग डालें अम्ल क्षार सूचक और कोष्ठक में सूचक लिखें। अम्ल क्षार सूचक, कोष्ठक में लिख लें सूचक। ऐसे ही
नोट डालें आप सभी, मेरे साथ साथ नोट डाल लीजिएगा। अम्ल क्षार सूचक, कोष्टक में लिखेंगे आप सूचक, अंडरलाइन कर लें ऐसे और तीर का निशान लगाएं और यहां से स्टार्ट करें लिखना, यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट करें लिखना, अगली लाइन से इस तरह से आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखें अम्ल क्षार सूचक में लिखिएगा ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो रंग में या गंध में परिवर्तन करके, ऐसे पदार्थ जो रंग में या गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षार, रंग में या गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं। अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। 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 ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक ऐसे अंडरलाइन कर लें, ऐसे तीर का निशान लगा के प्राकृतिक सूचक नाम से हेडिंग डालें और इस तरह से आप इसमें निशान लगा लें, तीर का निशान लगा लें, इस तरह से इसको अंडरलाइन करके तीर का निशान लगा के लिखें। आप सब जानते हैं प्राकृतिक सूचक में क्या होंगे, ये प्रकृति में उपलब्ध होने वाले पदार्थ होंगे जो क्या करेंगे, अपना रंग बदलेंगे और रंग बदलकर क्या करेंगे, अम्ल अथवा क्षार होने को प्रदर्शित करते हैं। लिखें आप इसमें, लिखिएगा प्रकृति में उपलब्ध वे पदार्थ, प्रकृति में उपलब्ध वे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तित करके, प्रकृति में उपलब्ध वे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तित करके अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया आदि। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पिटोनिया, हाइड्रेंजिया आदि। जेरानियम भी आता है इसमें, पर लिखना चाहो तो लिख लेना जेरानियम। जेरानियम, जेरानियम बुक में दे रखा है आपके, जेरानियम भी। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटोनिया, हाइड्रेंजिया और जेरानियम आदि, ये आपके प्राकृतिक सूचक हैं। इसमें आप लिख सकते हैं हल्दी, नीचे स्टार लगा के लिखेंगे, इसके नीचे यहां पर हल्दी,
का पीला रंग अम्लीय प्रकृति को, हल्दी का पीला रंग अम्लीय प्रकृति को, जबकि लाल रंग क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हल्दी का पीला रंग इसको अम्लीय प्रकृति को, और नीचे लिख लें इसके, यहां स्टार लगाकर इसके जस्ट नीचे लिखेंगे आप। उदाहरण जैसे आपने लिख लिया, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, पेटोनिया है, हाइड्रेंजिया है, जेरानियम है, इनके जस्ट नीचे आप एक पता होना चाहिए एक आध इनमें से कि कैसे इनमें रंग परिवर्तन होता है और कैसे वो अम्ल और क्षार को दर्शाते हैं। तो हल्दी इसमें अच्छा उदाहरण है, सभी जानते हैं, सबने देखा है, सब रोज अपना भोजन में हल्दी का उपयोग भी करते हैं। हमारी सफ़ेद शर्ट पर जब हल्दी का दाग लग जाता है तो पीले कलर में वो होता है, तो वो अम्लीयता को दर्शाता है। जब उसे साबुन के साथ साफ किया जाता है तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। आ रहा है ना बेटा समझ में? तो यहाँ लिखे हल्दी का पीला रंग अम्लीय प्रकृति को, जबकि लाल रंग क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। जबकि क्षारीय रंग या लाल रंग क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ये आपका प्राकृतिक सूचक हो गया। प्राकृतिक सूचक के बाद आप हेडिंग डालेंगे, प्राकृतिक सूचक के बाद आप हेडिंग डालेंगे कृत्रिम सूचक, नंबर 2 डालें और लिखें कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक इसे संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। संश्लेषित सूचक अंडरलाइन कर लें इस तरह से और तीर का निशान लगाएं और इधर से यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, इस तरह से लिख लें आप, कृत्रिम सूचक ऑब्लिक संश्लेषित सूचक, ऐसे तीर का निशान लगा लीजिएगा सभी बच्चे, और निशान लगाकर इस तरह से फिर आप उसमें नोट करेंगे। पहले आप यहां तक निशान लगा लें, यहां तक पहले आप निशान लगा लीजिएगा। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक अंडरलाइन कर लें ऐसे, और उसके बाद आप लिखेंगे नीचे कृत्रिम सूचक में, यहां से लिखें। आपको पता होना चाहिए कहाँ बनाए जाते हैं ये, कहाँ निर्मित होते हैं? प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में तैयार किए गए, लिखें आप नीचे यहां से, प्रयोगशाला में तैयार किए गए वे पदार्थ, प्रयोगशाला में तैयार किए गए वे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर, प्रयोगशाला में तैयार किए गए वे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर, आप सब जानते हैं सूचकों में क्या होना है, इनमें या तो अपना रंग बदलेंगे या अपनी गंध परिवर्तित करेंगे। गंधे सूचक में गंध बदल जाती है। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक में रंग परिवर्तन होता है। कृत्रिम है इसलिए प्रयोगशाला में निर्मित हो रहे हैं, प्राकृतिक है इसलिए प्रकृति में उपलब्ध हैं। तो यहां लिखना है प्रयोगशाला में निर्मित वे पदार्थ, प्रयोगशाला में निर्मित वे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। अपना रंग बदलकर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अपना रंग बदलकर अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिख लो, नंबर 1 लिख लो फिनोफ्थिलीन, और नंबर 2 पे लिखना आप मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, ये 2 कृत्रिम सूचक हैं आपके, फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। आप इनके नीचे एक छोटी सी तालिका बना लें इस तरह से, जो मैं अभी बना रहा हूं आपके पास, यहाँ आपको ऐसे ही बना लेना आप, फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। यहाँ तो लिखना आप सूचक, और यहाँ लिखना उदासीन प्रकृति,
उदासीन प्रकृति, ये अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, और यहाँ लिखना क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। इस तरह की एक टेबल बना लें आप। इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा और उसमें सूचक में नंबर 1 लिखेंगे आप फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन। आपको पता है, अभी मैंने बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि फिनोफ्थिलीन जो सूचक होता है, इसकी जो उदासीन प्रकृति होती है वो रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होगा। अम्लीय माध्यम में भी इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन ही होता है। उदासीन प्रकृति में भी फिनोफ्थिलीन रंगहीन होता है और अम्लीय माध्यम में भी यह रंगहीन होता है, लेकिन जब यह किसी क्षार के संपर्क में आता है तो इसका कलर बदल जाता है और यह गुलाबी कलर में हो जाता है, गुलाबी कलर या गुलाबी रंग, गुलाबी रंग में हो जाता है। कब? जब यह किसी क्षार के संपर्क में आता है। दूसरे प्रकार का जो आपका सूचक है, अभी मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया था पूरा, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। आपको पता है मेथिल ऑरेंज जो है ये एक कृत्रिम सूचक है और मेथिल ऑरेंज की जो प्रकृति होती है, जो उदासीन प्रकृति होती है, वो नारंगी रंग की होती है। अभी मैंने आपको समझाया इसके बारे में, नारंगी रंग में होता है ये। लेकिन जब मेथिल ऑरेंज सूचक किसी अम्लीय माध्यम के संपर्क में आता है या अम्लीय पदार्थ के संपर्क में आता है तो इसका जो कलर है वो बदल जाता है और वो लाल रंग में हो जाता है। कैसा हो जाएगा? लाल रंग में बदल जाएगा। जबकि क्षारीय जो प्रकृति आएगी, यानी कि क्षारीय रूप में ये पीले यानी कि येलो कलर में हो जाता है, पीले रंग में बदल जाता है। इस प्रकार से आप इसको एक छोटी सी टेबल के रूप में लिख लें। फिनोफ्थिलीन उदासीन प्रकृति में तो रंगहीन होता है, अम्लीय प्रकृति में भी रंगहीन होगा, किसी प्रकार से रंग में कोई चेंज नहीं आता, क्षारीय प्रकृति में गुलाबी रंग में हो जाता है। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज जो होता है उदासीन प्रकृति में, उदासीन प्रकृति का मतलब होता है जब वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो वो नारंगी रंग में यानी कि ऑरेंज कलर में होता है। लेकिन जब वो किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका कलर रेड कलर हो जाता है, यानी कि नारंगी कलर जो है उसका बदलकर लाल रंग में बदल जाएगा। इसी प्रकार जब क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसका कलर बदलकर पीला रंग यानी कि येलो कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाएगा? येलो कलर हो जाता है। यहाँ तक आप इसे उतार लें। पहले आप इसे यहाँ तक उतारें, फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा सूचक है जिसे हम गंधीय सूचक कहते हैं, उससे रिलेटेड बात करी जाएगी, उसको आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। पहले आप यहाँ तक उतार लीजिएगा इसे। ये दो सूचक आपके हुए हैं अम्ल क्षार सूचक में, एक तो प्राकृतिक सूचक और दूसरा है आपका कृत्रिम सूचक। यहाँ तक उतार लें आप। और जो नेक्स्ट सूचक है आपका, जिसे आप बता रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गंधीय सूचक, जो तीसरा है, जो गंध के आधार पर यानी गंध में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार होने की जो पुष्टि होती है उसके बारे में बताएंगे। जब तक आप इसे उतारें, पूरा कंप्लीट कर लें यहाँ तक। उतार लीजिएगा इस टेबल को। उतार लिया होगा आपने। और तीसरे प्रकार का जो सूचक है वो कहलाता है
गंधीय सूचक। नंबर तीसरा है गंधीय सूचक। देखिए बच्चों, मैंने आपको अम्ल क्षार सूचक के वाले टॉपिक से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें तीसरे प्रकार का जो सूचक है वो कहलाता है गंधीय सूचक। अब तक आपने पढ़ा प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। वहां हमने देखा कि पदार्थ अपने रंग में बदल रहा था, अपना रंग परिवर्तित कर रहा था और रंग परिवर्तित करके अम्ल होने को अथवा क्षार होने को प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन यहां चूंकि इसका नाम से पता चल रहा है, इस सूचक के नाम से ही पता चल रहा है गंधीय सूचक, मतलब गंध में परिवर्तन करके, गंध मतलब खुशबू या बदबू में परिवर्तन करके अम्ल अथवा क्षार होने को प्रदर्शित करेगा। ऐसा सूचक क्या कहलाता है? गंधीय सूचक कहलाता है। क्या कहलाएगा? गंधीय सूचक। जैसे मैं आपको बात बताऊं, जो कच्ची कटी हुई प्याज होती हैं, कच्ची कटी हुई प्याज, कच्ची कटी हुई जो प्याज हैं वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कच्ची कटी हुई जो प्याज होती हैं उनमें, कच्ची कटी हुई जो प्याज होती हैं जो अम्ल के संपर्क में आती हैं तो उनकी गंध और ज्यादा बढ़ जाती है, इनकी तीक्ष्ण गंध हो जाती है, तीक्ष्ण गंध हो जाती है। और जब वो किसी क्षार के संपर्क में आती है तो उनकी गंध गायब हो जाती है, इनकी कोई गंध नहीं होती, कोई गंध नहीं आती। कब? जब वो क्षार के संपर्क में आती हैं। कटी हुई प्याज का उदाहरण ले रहे हैं, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप अपने घर में यूज ले सकते हैं। जब वो किसी अम्ल के संपर्क में आती हैं कटी हुई प्याज तो उनकी गंध और बढ़ जाती है, उनमें तीव्र गंध आने लगती है। कटी हुई प्याज पर नींबू डाल देना तो आप देखोगे उनकी गंध तीव्र हो जाएगी, गंध में वृद्धि हो जाती है, तीव्र गंध यानी तीक्ष्ण गंध आने लगती है कटी हुई प्याज में। लेकिन जब किसी क्षार के संपर्क में आती है तो उसकी गंध गायब हो जाती है, कोई गंध नहीं आती। ये इसका अच्छा उदाहरण है। मैंने अभी बताया आपको गंधीय सूचक कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो अपनी गंध में परिवर्तन करके अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, अम्ल या क्षार होने की उपस्थिति दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। इसमें कच्ची कटी हुई प्याज है, लौंग का तेल है, वेनिला है, ये उदाहरण इसमें लिए जाते हैं। लौंग का तेल भी है, लौंग का तेल है, वेनिला है, ये उदाहरण इसमें हम लेते हैं। वेनिला है, लौंग का तेल है, कच्ची कटी हुई प्याज है। कच्ची कटी हुई प्याज में तीक्ष्ण गंध पाई जाती है तो अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, और जब उसकी गंध समाप्त हो जाती है तो वो उसकी क्षारता को प्रदर्शित करता है। क्षार के संपर्क में आने पर प्याज अपनी गंध खो देता है, सारी उसकी गंध खत्म हो जाती है, तो वो उसकी कौन सी प्रकृति हो गई? उसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। इसको दर्शाएगा, वो उसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रकार से ये आपका गंधीय सूचक हुआ है, जो थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड टाइप है इसका। तो आप इसमें लिखें पहले गंधीय सूचक में, आप ऐसे अंडरलाइन कर लें और तीर का निशान लगाएं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। इसमें मैं 2 शब्द आपको लिखवा रहा हूँ पहले, उसके बाद आप इसमें पहले आप हेडिंग डाल लें गंधीय सूचक, हेडिंग डालिएगा गंधीय सूचक और उसमें लिखें पेय पदार्थ। गंधीय सूचक में लिखिएगा पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जिनकी गंध, पेय पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। पुनः सुन लीजिएगा, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, खुशबू, उनकी बदबू अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। आप गंध लिखें, गंध से तात्पर्य है या तो खुशबू होगी या बदबू होगी। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं।
गंधीय सूचक कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे बारीक कच्ची कटी हुई प्याज, कटी हुई प्याज, लौंग का तेल, वेनिला। बारीक कच्ची कटी हुई प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, ये आपके गंधीय सूचकों के उदाहरण हैं। आप नीचे स्टार लगाकर लिखेंगे यहां, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज में तीक्ष्ण गंध, अम्लीय प्रकृति को, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। बारीक कटी हुई प्याज में तीक्ष्ण गंध, यानी कि बारीक कटी हुई प्याज के संपर्क में जब कोई अम्लीय पदार्थ आएगा तो वो अम्लीय प्रकृति को मतलब उसकी गंध तीव्र हो जाती है। यदि अम्लीय पदार्थ आएगा तो उसकी गंध क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी। तो तीक्ष्ण गंध तो किसको प्रदर्शित करेगी? अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जबकि प्याज की गंध का गायब होना, जबकि प्याज की गंध का गायब होना यानी कि उसकी कोई गंध ही नहीं रहती। जब प्याज की कोई गंध ही नहीं रहेगी तो वह उसकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जबकि प्याज की गंध का गायब होना, प्याज की गंध का गायब होना उसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। प्याज की प्रकृति का प्याज की गंध का गायब होना, प्याज की गंध का गायब होना उसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। प्याज की गंध का गायब होना उसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ये आपके अम्ल क्षार सूचक वाला टॉपिक समाप्त हो गया। अम्ल क्षार सूचक मैंने आपको बताया ये 3 होते हैं। पहले प्राकृतिक सूचक, दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक और तीसरे होते हैं गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में मैंने बताया ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो अपना रंग बदलते हैं और रंग बदलकर अम्ल होने को या क्षार होने को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक सूचक। इसमें मैंने हल्दी का उदाहरण आपको बताया। हल्दी हमारे सफ़ेद कपड़ों के संपर्क में आती है तो उसका कलर पीला हो जाता है, ये अम्लीयता को दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। जबकि जब उसके दाग को यानी कि सफ़ेद कपड़े पे लगे हुए हल्दी के धब्बे को जब हम साबुन के साथ धोते हैं तो वह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल होना अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। चूँकि आप सब जानते हैं साबुन में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे वो निर्मित होता है और जब वो साबुन के संपर्क में आएगा तो साबुन क्या कहलाता है? साबुन एज ए क्षार हुआ तो क्षार के साथ संपर्क में आने पर उसका कलर बदल जाता है और वो लाल कलर में हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने आपको उदाहरण दिया कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में मैंने बताया कि प्रयोगशाला में निर्मित ऐसे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तित करें और रंग परिवर्तित करके अम्ल या क्षार होने के बारे में प्रदर्शित करते हैं, खुद को दर्शाते हैं कि हम अम्ल हैं या क्षार हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। उसमें हमने बहुत ही अच्छे उदाहरण फिनोफ्थलीन के और मैथिल ऑरेंज का आपको लिया। मैंने टेबल बनवाकर आपको उसके बारे में बताया कि कौन कौन से प्रकृति में वो किस किस रंग में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका गंधीय सूचक। यह गंध के आधार पर, जैसा कि नाम से विदित होता है, जैसा हम इसके नाम से पता लगा रहे हैं, गंधीय सूचक
यहाँ रंग नहीं बदलेगा, यहाँ पदार्थ की गंध में परिवर्तन होगा, पदार्थ की गंध बदल जाएगी। तो ऐसे पदार्थ जो गंध परिवर्तित करके अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, या ये कहिएगा उनकी गंध में परिवर्तन करके अम्लता और क्षारिता की प्रदर्शना करते हैं, या अम्ल और क्षार होने की पुष्टि करते हैं, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। बारीक कटी हुई प्याज है, लौंग का तेल है, वेनिला है, इसके अच्छे उदाहरण हैं जिसमें मैंने आपको बताया ये ऐसा उदाहरण है जो आपके घर में अवेलेबल है। प्याज है, कटी हुई प्याज, यदि कटी हुई प्याज पर आपने कोई अम्लीय पदार्थ संपर्क में आया, जैसे आपने नींबू को उसमें डाला तो उसकी गंध में वृद्धि होती है, तीक्ष्ण गंध आती है। लेकिन क्षारीय पदार्थ के संपर्क में जब वो आता है तो उसकी गंध गायब हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं रहती। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको अम्ल क्षार सूचकों का ये टॉपिक करवाया गया। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।